Hello students. So the topic that we are going to cover in this one is glycolysis. Respiration in plants class 11th का ये टॉपिक है एंड हम इसको समझेंगे आज. ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कुछ बेसिक समझेंगे कि क्या है ग्लाइकोलिसिस एंड उसके बाद में आगे पूरा पाथवे कवर करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. हम स्टार्ट करेंगे समझने से कि ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है. देखो, ग्लाइकोलिसिस इज अ ग्रीक वर्ड. दिस इज अ ग्रीक वर्ड जिसका अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ग्लाइकोस, फर्स्ट वर्ड इज ग्लाइकोस. ग्लाइकोस का मतलब होता है ग्लूकोज, और सेकेंड है हमारे पास में लाइसिस, एंड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन. तो हम इस पूरे पाथवे में समझते हैं कि हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे एंड फाइनली जो हमें उससे प्रोडक्ट मिलेंगे उससे आगे जो भी रेस्पिरेटरी पाथवे है वो कंटिन्यू होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आगे एरोबिक कंडीशन है या एनाएरोबिक कंडीशन है. ओके, तो हम देखो, इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे का एक और नाम भी है एंड दैट इज ईएमपी पाथवे. ईएमपी पाथवे हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ईएमपी जो है, देखो, दिस इज, ई स्टैंड्स फॉर एमडन, एम इज फॉर मेयरहॉफ एंड पी इज फॉर पार्नास. तो ये तीनों लोग जो हैं, दीज आर द साइंटिस्ट जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था ग्लाइकोलिसिस को, तो इसीलिए हम इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं. अब देखो, ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस अब हम ग्लाइकोलिसिस की अगर बात करें तो हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारा एनाएरोबिक और एरोबिक दोनों कंडीशन में ही ग्लाइकोलिसिस कॉमन है. तो ये एरोबिक कंडीशन में भी हो सकता है एंड देन हमारे पास में अगर हम बात करेंगे आगे तो ये एनाएरोबिक कंडीशन में भी ग्लाइकोलिसिस हो सकता है. सो लेट मी राइट इट, एरोबिक एंड एनाएरोबिक. इसका मतलब ये है कि ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म में कॉमन है. अब देखो, अगर ये प्रोकैरियोट में भी हो रहा है तो हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के पास में कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में तो नहीं हो सकता. तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. ये होता है हमारे पास में साइटोप्लाज्म के अंदर. ठीक है, अगर हम बेसिक देखें ग्लाइकोलिसिस को तो हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं एंड दैट इज, ग्लाइकोलिसिस को हम दो फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं. अगर हम पहले फेज की बात करें तो हमारे पास में पहले फेज को हम बोलेंगे एनर्जी कंज्यूमिंग फेज. एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोलेंगे इसको, और जो सेकेंड फेज होगा उसको हम बोलेंगे एनर्जी रिलीजिंग फेज, या फिर इसको एनर्जी कंज्यूमिंग बोलो तो एनर्जी कंज्यूमिंग मतलब यहाँ पर एटीपी यूज हो रही है, तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर एटीपी यूज होती है. और यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर एटीपी रिलीज होती है. ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो, 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस में. अगर हम देखें तो 10 स्टेप्स का ये पूरा का पूरा पाथवे जो अभी हम आगे देखेंगे, तो इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप होगा वो होगा हमारा एनर्जी कंज्यूमिंग. वो एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप्स होंगे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एनर्जी यूज हो रही होगी. जबकि अगर हम देखें एटीपी रिलीज कहाँ हो रही होगी, तो एटीपी रिलीज हो रही होगी 7th एंड 10th स्टेप में. ठीक है, तो ये हमने पूरा देखा ग्लाइकोलिसिस के बारे में. अब हम आगे ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू करेंगे. तो हमें पूरा बेसिकली अगर हम देखें, ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं, हमारा सबस्ट्रेट रहता है ग्लाइकोलिसिस के लिए ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज. तो हमें क्या करना है ग्लाइकोलिसिस में, हमें ग्लूकोज से स्टार्ट करना है जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. ठीक है, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और हमें यहाँ पर क्या करना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बना देने फाइनली, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. देखो, हमें पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन है. देखो, C6H12O6 ही हमारा फॉर्मूला है ग्लूकोज का. और अगर पायरुविक एसिड का देखें तो C3H4O3. ठीक है, तो ये हो गया. तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पाथवे डिटेल में एंड हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे. ठीक है, तो हमने
बात करी थी कि हमारा सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर ग्लूकोज है, तो हम ग्लूकोज से स्टार्ट करेंगे ना। ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम ग्लूकोज में एक फॉस्फेट ऐड करेंगे और बनाएंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा एक फॉस्फेट ऐड करके। अब ये जो फॉस्फेट हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वो आएगा कहाँ से, तो वो आएगा एटीपी यूज़ करके, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड में एटीपी कंज्यूम होगी, तो यहाँ पर एटीपी का ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पर बनेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है ये ही ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा और ग्लूकोज के साथ जुड़कर यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा। अब हर एक स्टेप पर हमें, हर एक स्टेप जो है वो एंजाइम मीडिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एंजाइम की बात करेंगे तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज होता है दैट इज गोइंग टू बी हेक्सोकाइनेज। ओके, हम ग्लूकोज को क्यों ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज स्टेबल है, तो हम उसको पहले अनस्टेबल बना रहे हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमें ग्लूकोज को फाइनली ब्रेक डाउन करना है। तो इसीलिए हमने ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया जो कि अनस्टेबल है। इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के आगे यहाँ पर बनेगा हमारे पास में नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि होगा हमारे पास में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है हमारे पास में ये आपस में आइसोमर है, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा होगा दिस एंजाइम इज गोइंग टू बी आइसोमरेज, क्योंकि ये दोनों आइसोमर हैं आपस में इसलिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में जो आगे बनेगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा होगा दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी हमारे पास में फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये सारे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, ठीक है, यहाँ से ये और ये भी। अब जब हमने यहाँ पर देखा था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में सिर्फ एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था, ठीक है, 6th पोजीशन पर। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर भी एक और फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब ये कहाँ से आएगा, ये अगेन हमारे पास में एटीपी का ब्रेक डाउन होगा और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा हमें। उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जोड़ेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ठीक है, so ATP will break into ADP and inorganic phosphate. alright, देन हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप आएगा जहाँ पर सी, यहाँ पर हमारे पास में 2 ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, ट्रायोस फॉस्फेट। 2 ट्रायोस फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बने क्योंकि ये 3 कार्बन है। एक ट्रायोस फॉस्फेट की बात करोगे तो 3 कार्बन है, तो हमारे पास में 2 बनेंगे 6 से। तो यहाँ पर जो एंजाइम होगा दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी एल्डोलेस। और यहाँ पर जो हमारे पास में जो ट्रायोस फॉस्फेट जो 2 शुगर बन रहे होंगे दैट इज गोइंग टू बी फर्स्ट इज 3PgAl। 3PgAl मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। एंड अगर यहाँ पर बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी DHAP एंड DHAP इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सी बेटा, ये दोनों जो है ये शुगर दोनों आपस में कैसी हैं, इंटरकन्वर्टिबल है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये हमारे पास में फॉस्फोग्लिसरल्डी है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक है, मतलब कि ये एक अल्डिहाइड है। दिस इज अल्डिहाइड। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरकन्वर्टिबल हैं, तो ये DHAP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 3PgAl में। तो ये दो हमारे पास में DHAP भी 3PgAl में कन्वर्ट हो गया, तो अब हमारे पास में क्या हो चुका है, हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आ चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आ चुके हैं।
ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे पास में ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से क्या होगा, जो हमारे पास में नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 1,3-बिसफॉस्फो 1,3-बिसरिक एसिड, ये नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। अब सी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं, देखो सबसे पहला ये कि ये हमारे पास में क्या था, अल्डिहाइड था, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये हमारे पास में अल्डिहाइड था, हमने देखा था। अब ये जो हमारे पास में इससे नेक्स्ट प्रोडक्ट बना है, ये क्या है, ये एक एसिड है। अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे, अगर हमने केमिस्ट्री पढ़ी है तो हमें पता है कि अल्डिहाइड से जब एसिड बनता है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये बेसिकली हमारे पास में क्या हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। और ऑक्सीडेशन का मतलब हमें पता है इधर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास में कि ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, यहाँ से हमारे पास में 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे। तो यहाँ से जब 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो हमारे पास में बनेगा क्या, ये 2 हाइड्रोजन हमारे पास में 3 PgL से रिमूव होंगे और ये 2 हाइड्रोजन रिमूव करके किसको दे दिए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है हमारे पास में Na+। Na+ को ये 2 हाइड्रोजन दिए जाएंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, Na+ से NADH2 बन जाएगा। क्योंकि हमारे पास पर मॉलिक्यूल बन रहा है एक NADH2, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं, अगर हम यहाँ पर देखें 2 मॉलिक्यूल हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर 2 Na+ से मिलकर दो हाइड्रोजन उससे जुड़ेंगे और हमारे पास में 2 NADH2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहली बात तो ये हुई कि हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बन गए। दूसरा बेटा अगर हम यहाँ पर देखेंगे 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी कि इसमें थर्ड पोजीशन पर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप लग चुका है। अब ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आया है, तो ये फॉस्फेट ग्रुप ATP से नहीं आएगा। अब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये आएगा हमारे पास में, ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है और ये हमें मिल रहा होगा कहाँ से, S3PO4 नाम के एसिड से हमें ये फॉस्फेट ग्रुप ये वाला मिलेगा। एंड ये क्या है हमारे पास में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस S3PO4 से ये फॉस्फेट ग्रुप निकलेगा और ये 3 PgL के साथ जुड़ेगा यहाँ पर। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन जाएगा वो हमारा क्या बन जाएगा, दिस नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा यहाँ से बन जाएगा क्या, दिस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर हम एंजाइम की बात करें कि कौन सा एंजाइम इस प्रोसेस को मीडिएट कर रहा है, इस कन्वर्जन को, तो यहाँ पर जो एंजाइम देखो 3 PgL से हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन रिमूव करे, तो हमारे पास एंजाइम कौन सा यूज हो जाएगा, 3 PgAl डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। यानी कि फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस यहाँ पर जो एंजाइम है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे, दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। तो हम यहाँ पर जो एंजाइम यूज कर रहे होंगे दैट इज फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। So the next step is 3 PGA, that is 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सी बेटा अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि देखो पहले वाले में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जो पहले प्रोडक्ट हमने बनाया था यहाँ पर, उसमें हमारे पास में क्या था, यहाँ पर 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हमारे पास में फर्स्ट पोजीशन पर भी एक फॉस्फेट ग्रुप था। लेकिन अगर हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट पोजीशन से जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से जो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ वो कहाँ जाएगा, वो हमारे पास में यहाँ पर ATP बन जाएगा उसका एक। हमारे पास में ADP से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा और हमारे पास में क्या बन जाएगा, ATP। सी ये सारी चीज़ें हम यहाँ से 2 लेकर चल रहे थे, यानी कि 2 मॉलिक्यूल इसके, 2 मॉलिक्यूल इसके एंड 2 मॉलिक्यूल इसके भी, ऑलराइट। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमारे पास में एक ATP बन रहा था, तो हमारे पास में अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो हमारे पास में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास 2 ADP से 2 ATP बन रहे होंगे, ऑलराइट। तो अगर हम यहाँ पर एंजाइम की बात करें कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम मीडिएट करता है इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कन्वर्जन को, तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास में एंजाइम यूज होगा दैट इज गोइंग टू बी, दिस एंजाइम इज ट्रांसफॉस्फोराइलेज, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में यहाँ पर क्या होने वाला, 3 PGA से हमारे पास में अब जो नेक्स्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 PGA।
यहाँ पर जो एंजाइम इस कन्वर्जन को मीडिएट कर रहा होगा, दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. दिस एंजाइम इज गोइंग टू बी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज. अगर हम यहीं पर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा होगा, 2 PGA से हमारे पास में बन रहा होगा क्या. अगर हम नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास में यहाँ पर 2 PGA से बन रहा होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. ऑलराइट. और यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास में इसी के साथ यहाँ पर बेटा क्या हो रहा होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में यहाँ पर जो एंजाइम लग रहा होगा पहला वो तो होगा एनुलेस. एंड इसी के साथ में हमारे पास में एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव हो रहा होगा. ठीक है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स थे एंड इसके भी यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स. एंड फाइनली जो हमारे पास में यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. एंड यहाँ पर इस कन्वर्जन को जो एंजाइम मीडिएट कर रहा होगा दैट एंजाइम इज गोइंग टू बी पायरुवेट काइनेज. एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं बेटा तो हमें यहाँ पर समझ में आता क्या कि यहाँ पर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है, मतलब यहाँ पर हमें एक फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है, जबकि पायरुविक एसिड में क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो चुका है. तो ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होकर कहाँ गया होगा, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे. ये फॉस्फेट ग्रुप एडीपी से जुड़ेगा और क्या बना देगा हमारे पास यहाँ पर एटीपी, क्योंकि पर मॉलिक्यूल एक एटीपी बन रही है. एंड सिंस हमारे पास यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ पर 2 एडीपी से हमारे पास में फाइनली 2 एटीपी बन रहे होंगे. ऑलराइट. तो बेटा ये था हमारा पूरा का पूरा ग्लाइकोलिटिक पाथवे एंड हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है. यस. तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको. सी, तो ये हमारे पास में क्या था, दिस इज फर्स्ट स्टेप. नेक्स्ट हम देखेंगे तो ये हमारा सेकेंड स्टेप. नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो हमारा ये थर्ड. दिस इज गोइंग टू बी फोर्थ स्टेप. एंड ये जो हमारा है दिस इज फिफ्थ स्टेप. इसके आगे दिस इज द सिक्स्थ स्टेप. इज सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ एंड देन फाइनली 10th. तो क्योंकि हमने यहाँ पर पहले भी बात करी थी बेटा कि हमारे पास में फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप में क्या हो रहा था, एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, तो हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एटीपी कंज्यूम हो रही थी. ठीक है, यहाँ पर भी एटीपी कंज्यूम हो रही थी थर्ड स्टेप पर. फर्स्ट और थर्ड स्टेप कैसे थे, एनर्जी कंज्यूमिंग थे. जबकि हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर 7th and 10th की हमने बात करी थी कि ये पे ऑफ फेज है, मतलब यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी रिलीज हो रही है. तो 7th पर ये 2 एटीपी रिलीज हुई. ओके. एंड इसी के साथ हमारे पास में 10th स्टेप पर भी 2 एटीपी रिलीज हो गई. ऑलराइट. तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं. तो बेटा जब हम नेट गेन पे आएंगे तो हमें पता है हमें यहाँ पर नेट 2 एटीपी मिली है. वैसे अगर हम देखें तो हमें मिली तो 4 एटीपी है. देखो सी, 2 एटीपी हमें यहाँ पर मिली थी. ऑलराइट. ये 2 एटीपी मिली और 2 एटीपी ये मिली, तो हमें नेट तो यहाँ पर अगर हम ग्रॉस देखते तो हमें 4 एटीपी मिली हुई है. बट हमें ये भी पता कि हमें 2 एटीपी हमारी कंज्यूम भी हुई थी. ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर. तो क्योंकि हमारे पास में 4 एटीपी बनी है और उसमें से हमारे पास में अगर हम माइनस करते हैं जो 2 एटीपी कंज्यूम हुई थी, तो हमारे पास में नेट एटीपी जो आती है दैट इज 4 - 2 = 2 एटीपी हमारे पास में यहाँ पर नेट निकल कर आएगी. तो इसको बेटा हम बोल रहे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे पास में बनी हुई है. अगर हम बात करें तो हमारे पास में एक स्टेप पर NADH2 भी बनी थी. अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दिस, हमें यहाँ पर NADH2 भी मिली थी, जिसकी फर्दर अगर हम आगे जिसको ETC में लेकर जाएंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो वहाँ उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और यहाँ से भी हमें एटीपी मिलेगी. एक NADH2 से हमें 3 एटीपी मिल जाएंगे. सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. दूसरा हम बात करें हमें क्या गेन हुआ, तो यहाँ पर हमें मिले हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2, जिसका हम फर्दर क्या कराएंगे आगे चलकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आगे हमें क्या मिलेगा, इससे एटीपी मिल जाएगा. एंड नेक्स्ट हमें क्या मिला, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड भी मिला हुआ. तो ये हमारा पूरा का पूरा नेट गेन है किसका, ग्लाइकोलिसिस का. तो इसी के साथ बेटा हमारा ये जो पूरा का पूरा पाथवे हमने समझा, ग्लाइकोलिटिक पाथवे, एंड इसी के साथ ये हमारा कंप्लीट होता है. ऑलराइट. एंड यस, दैट इज ऑल.